विद्यार्थियों, आज हम एक नए पाठ का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। इस पाठ में हम निम्नलिखित जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समास की परिभाषा के बारे में, तत्पश्चात समस्त पद के बारे में, समास विग्रह के विषय में और समास कौन कौन से होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इन सभी भेदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में, इसी पाठ के साथ। तो समास की परिभाषा हम सभी पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है, देखिए, समास को अगर दो शब्दों में बांटा जाए तो सम उपसर्ग है और अस धातु है। सम का अर्थ होता है जोड़ना और अस का होता है होना। जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो इसे समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि समास दो शब्दों के मेल की प्रक्रिया को बोलते हैं और जो दो शब्दों में से पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। और जब दो शब्दों का मेल हो जाता है, समास बन जाता है, तो उनसे बना जो शब्द होता है वो समस्त पद या सामासिक पद भी कहलाता है। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास एवं अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं राजा का कुमार इक्वल टू राजकुमार, तो यहाँ राजा की बात नहीं की जा रही है, राजा के कुमार की बात की जा रही है, राजकुमार। और बीच में जो का लगा है, राजा का कुमार, जो का जो उसका कारक चिन्ह है, जोड़ने वाला जो विभक्ति चिन्ह है, उसका लोप हो जा रहा है। जैसे राजा का कुमार इक्वल टू राजकुमार। तो इस प्रकार के जो समास होते हैं तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास में भी 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। आपने कारक पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक के बारे में पढ़ा होगा। कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन इसमें अभी 6 के बारे में बताया गया है। तो जैसे से, को, ने, के लिए, ये सब अगर शब्दों के बीच में लगा होगा तत्पुरुष समास में, तो इन सब का लोप हो जाएगा। समास विग्रह के समय तो ये रहेंगे, ये शब्द, ये विभक्ति चिन्ह, लेकिन जब हम समास विग्रह को जोड़कर उसका समस्त पद बनाएंगे तो इन कारक चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी हम आगे समझते हैं। तो पहला तत्पुरुष समास है कर्म तत्पुरुष समास, जहां को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद, देखिए, दो शब्दों को मिलाकर बनने वाला पद जो होता है वो समस्त पद होता है। और पद किसको बोलते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे पद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वाक्य वाले पद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम समस्त पद की बात कर रहे हैं। तो ये समस्त पद क्या है? पहला वाला विदेशगत। विदेशगत यानी विदेश को गया हुआ। तो यहाँ पर जो इसका समास विग्रह हुआ है, यानी समास विग्रह किसको बोलते हैं? कि सामासिक शब्दों को या समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो अगर हम विदेशगत का समास विग्रह करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? विदेश को गया हुआ। लेकिन जब समास विग्रह को हम उल्टा करेंगे, उसको जोड़कर लिखेंगे, तो ये को जो है ये विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो जाएगा। विदेश को गया हुआ अर्थात विदेशगत, शरण को आया हुआ अर्थात शरणागत, माखन को चुराने वाला अर्थात माखन चोर।
तो यहां पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है कर्म तत्पुरुष समास में। अगला है करण तत्पुरुष समास, जहां से या के द्वारा का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हाथ से लिखी हुई, तो क्या हो जाएगा? हस्तलिखित, से का लोप हो गया। मन द्वारा गढ़ा हुआ, द्वारा का लोप हो गया, यानी मन गढ़ंत, मन द्वारा गढ़ा हुआ, मन गढ़ंत। ठीक है। रेल द्वारा यात्रा, रेल यात्रा। इस प्रकार से और द्वारा का करण तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है। और करण का मतलब ही यही है कि माध्यम, जैसे रेल द्वारा यात्रा, किस माध्यम से यात्रा हुई? रेल द्वारा यात्रा हुई। किसके द्वारा गढ़ा हुआ? मन द्वारा गढ़ा हुआ, तो माध्यम क्या है? मन है। हाथ से लिखी हुई, किसके द्वारा लिखी हुई? हाथ से लिखी हुई, यानी हस्तलिखित। तो ये माध्यम का बोध करा रहा है। तो यहां पर से और के द्वारा का लोप हो जाएगा जब हम समास विग्रह को समस्त पद में परिवर्तित करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान मतलब किसी को कुछ देने की भावना, प्रदान करने की भावना, और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। यहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दान के लिए पात्र, तो क्या हो गया? दान पात्र। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। नहाने के लिए घर, तो क्या हो जाएगा? नहान घर हो जाएगा या स्नान घर हो जाएगा? दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो यहां पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक। फिर है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान मतलब अलग होकर या टूटकर या अलग होने का भाव। तो यहां पर से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है। यहां पर समस्त पद देखते हैं, धनहीन यानी धन से हीन, धन से अलग हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग हो गया। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित यानी ये प्रदूषण से अलग हो गया। तो यहां पर ये जो से विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जा रहा है। और यहां पर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहां पर फिर से हम देख लेते हैं, जैसे एक शब्द ये ले रहे हैं धनहीन, तो यहां पर धन का महत्व नहीं दिखा रहे हैं, हीन का महत्व दिखा रहे हैं, यानी जो व्यक्ति धन से हीन है उसे बोलेंगे धनहीन। ऋण मुक्त, यहाँ ऋण का महत्व नहीं है, मुक्त का महत्व है, यानी दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, आदि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आता है संबंध तत्पुरुष समास। तो ये संबंध तत्पुरुष समास, जैसा नाम वैसा काम, ये संबंध बताता है एक दूसरे के बीच में। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। तो यहां पर देखिए जैसे लिखा है राजपुत्र, तो यहां पर राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। यहां पे राजा का महत्व नहीं, पुत्र का महत्व है, क्योंकि हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हो। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, देशवासियों यानी देश के वासियों, मातृभक्ति यानी माता की भक्ति, का, के, की। ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं ममेरा भाई, ममेरा, तो ममेरा में रा जो है उसका लोप हो जाएगा, ममेरा मतलब मामा का। ठीक है। तो इस प्रकार से रा, रे, री और का, के, की का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में हमें स्थान का बोध होता है, अथवा जिस जगह पर हम कार्य कर रहे हैं आधार कौन सा है, बेस कौन सा है, हमारा आधार हमारे स्थान का बोध होता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी कहां पर भाषण दे रहे हैं? मंच पर, तो मंच उनका आधार है। तो यहां पर मंच पर, तो यहां पर जैसे अगर एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहां पर कहां पढ़ते हैं? कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहां पर में इसका विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि इसमें स्थान अथवा माध्यम का बोध होता है। अब यहां पर हम ज्यादा अधिक कारक में नहीं जाएंगे। यहां पर देखिए इसमें में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे लिखा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार उसका समस्त पद क्या बनेगा? घुड़सवार। फिर विग्रह देखते हैं, ध्यान में मग्न, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान मग्न। फिर पुरुषों में उत्तम, क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। हालांकि पुरुषोत्तम जो है वो आपका बहुव्रीहि समास में भी आता है,
लेकिन अभी हम इसको केवल अधिकरण तत्पुरुष समास में ही रखते हैं, पुरुषों में उत्तम। तो यहां पर में और पर का लोप हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे समास के बारे में, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास ये एक ऐसा समास है जिसका पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है वो संख्या का बोध होता है। लिखा भी है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। सबसे पहले इसकी मेन ये जो इसकी पकड़ है वो हमको कहाँ से पता चलती है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी आदि आदि। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है इसमें एग्जाम्पल में नवरत्न। नवरत्न का मतलब 9 रत्नों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, 3 लोकों का समूह। तो ये जो पहला जो पद है नव, चौ और त्रि, ये हमें संख्या का बोध करा रहा है। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे वो द्विगु समास में आएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में भी 3 नेत्रों वाला, लेकिन यहाँ पर त्रिनेत्र जो है वो हम साधारण शब्द के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। त्रिनेत्र का अर्थ होता है शिव, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। तो ऐसे कुछ शब्द जो अपवाद रूप में हैं, त्रिनेत्र हो गया और त्रिलोचन हो गया, इस तरह के जो शब्द हैं, चतुरानन हो गया, दशानन हो गया। जैसे 10 सिरों वाला दशानन, चतुरानन यानन 4 मुखों वाला अर्थात ब्रह्मा जी, दशानन मतलब 10 सिरों वाला अर्थात रावण। तो ये जो संख्या का बोध करा रहे हैं तो इनको हम द्विगु समास में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये किसी विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो जो समास अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, चाहे वो संख्यावाची ही क्यों ना हो, वो द्विगु समास में नहीं आते, वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। इस चीज़ का हमें बहुत पक्का ध्यान करना है, क्योंकि वो शब्द जो है द्विगु समास के लिए अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब आपका नेक्स्ट बहुव्रीहि समास ही है। तो बहुव्रीहि समास में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो समास अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस समस्त पद में ना पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, इसमें पूर्व पद भी प्रधान नहीं होता, उत्तर पद भी प्रधान नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद होता है वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस समस्त पद में ना पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की ही प्रधानता हो, अन्य पद की ही यानी किसी विशेष अर्थ की विशेष पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसमें विग्रह के अंत में वाला, जिसके, जिसका इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, दशानन 10 सिर हैं जिसके, या 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण। फिर हम देखते हैं चक्रधर, चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है गला जिसका या कंठ जिसका अर्थात शिव। तो ये जो समास होते हैं ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें लिखा है दशानन, तो हमारे दिमाग में आएगा दशानन तो पहला पद जो है इसका संख्यावाची है, तो इसे हम द्विगु समास में लिख देंगे। नहीं, द्विगु समास में ये लिखने लायक नहीं है, क्योंकि ये विशेष अर्थ का बोध करा रहा है। इसे हम द्विगु समास में ना लिखकर बहुव्रीहि समास में लिखेंगे तो अधिक उचित होगा। अगला समास है कर्मधारय समास। तो इस कर्मधारय समास में मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि कर्मधारय समास जो है वो ऐसा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। यानी एक शब्द विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, या उपमान या उपमेय होगा। उपमान किसे कहते हैं? जिसके साथ तुलना की जाती है। और उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाती है। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार अवलोकन करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है, यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, नीला
आसमान। तो यहाँ नीला क्या है? विशेषण है। आसमान क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पर नीला आसमान, यानी जो नीला है वो विशेषण हो गया, आसमान क्या हो गया? विशेषण हो गया। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, क्योंकि सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो सीता का मुख उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया। तो इस प्रकार से इस कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान के संबंध होते हैं। उदाहरण द्वारा हम देख लेते हैं। यहाँ समस्त पद देखते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में है जो उत्तम, यानी पुरुष कैसा है? वो उत्तम है। तो उत्तम क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। पुरुष क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब यहाँ पर पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता है। पीला है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है? पीला। पीला विशेषण है और अंबर जो है वस्त्र है। तो पीला है जो अंबर, अगर इसका विग्रह इस प्रकार से करते हैं तो वो कर्मधारय समास में आएगा। अगर हम लिखते हैं पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो वह समास जो है वो बहुव्रीहि समास में आएगा। ये ध्यान देने की बात है। तो दोनों में ये आ सकता है, लेकिन समास विग्रह के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। अगला समस्त पद हम देखते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, मतलब जो आत्मा कैसी है? वो महान है। उसकी विशेषता कैसी है? महानता वाली विशेषता है। इसलिए ये ऐसे शब्द जो विशेषण और विशेष्य का संबंध बताते हैं वे कर्मधारय समास में आएंगे। फिर हम उपमेय उपमान को भी समझ लेते हैं कि इनका संबंध कैसे होता है। जैसे मृग लोचन, यानी हिरण के समान आंख। मृग का अर्थ होता है हिरण और लोचन का अर्थ होता है आंख या नेत्र। तो मृग लोचन यानी हिरण के समान आंख। यहाँ पर उपमान और उपमेय दोनों एक साथ मिल गए हैं। जैसे मृग लोचन, लोचन क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। लोचन की तुलना किससे की जा रही है? मृग से की जा रही है। तो मृग क्या हो गया? उपमान हो गया। इसलिए मृग लोचन यानी हिरण के समान आंख। तो ये कैसे हो जाएगा? उपमेय उपमान का संबंध हो जाएगा और इस प्रकार के शब्द कर्मधारय समास में आ जाएंगे। अगला शब्द हम देखते हैं नर सिंह, यानी नर के समान सिंह। तो यहाँ पर नर क्या है और सिंह क्या है? नर की तुलना किससे की जा रही है? सिंह से। तो सिंह क्या है? उपमान है, और नर क्या है? वह उपमेय है। तो नर सिंह यानी नर के समान सिंह। फिर है संसार सागर। संसार कैसा है? सागर के जैसा है। संसार रूपी सागर। तो संसार की तुलना सागर से की जा रही है। सागर उपमान है और संसार जो है वह उपमेय है। इसलिए ऐसे शब्द जो उपमेय उपमान का संबंध ज्ञात कराएंगे अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध ज्ञात कराएंगे दोनों पदों के मध्य, तो ऐसे शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत ही रखे जाने चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं अगले समास की ओर, जिसका नाम है द्वंद्व समास। इसमें खास बात यह है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पर माँ भी बड़ी नहीं हो सकती, पिता भी बड़ी नहीं हो सकते, यानी माँ और पिता दोनों बराबर हो गए। भाई बहन, लाभ हानि। तो इस प्रकार के जो विलोम शब्द हैं या बराबर की इंपॉर्टेंस लिए हुए, महत्व लिए हुए शब्द हैं, वो द्वंद्व समास में आते हैं। और सबसे मुख्य समास यही कहलाता है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। तो जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद का विग्रह करने पर योजक चिन्ह, यानी ये जो योजक चिन्ह जिसको हम इंग्लिश में डैश कहते हैं, के स्थान पर और, तथा, या, एवं इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, वहां द्वंद्व समास होता है। हम उदाहरण देख लेते हैं। भला बुरा, तो यहां पर अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भला और बुरा। माता पिता, क्या इसका समास विग्रह हो जाएगा? माता और पिता, यानी योजक चिन्ह का लोप हो जाएगा। उसकी जगह या तो और लग जाएगा, या तो तथा लग जाएगा, या तो एवं लग जाएगा, अथवा या ही लग जाएगा। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, यानी लाभ और हानि। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे चाय या कॉफी, जन्म और मृत्यु। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जो दोनों जिसके पद प्रधान होंगे, वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा।
आखिर में आपका आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी शब्द जो है अव्यय से बना है, और अव्यय का मतलब अविकारी। अविकारी का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, जिसके लिंग वचन काल कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह शब्द अव्यय शब्द कहलाता है। और अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? जैसे समुच्चय बोधक शब्द हो गए, और विस्मयादि बोधक हो गए, निपात हो गए, संबंध बोधक शब्द हो गए। ये सभी शब्द जो हैं अव्यय शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जो अविकारी प्रतीत हों, जिनके लिंग वचन काल कारक में कोई परिवर्तन ना हो पाए, उन्हें हम अव्ययी भाव समास में रखेंगे। हम इसका एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, यानी पहला जो पद होता है अव्यय होता है, उसका लिंग वचन काल कारक किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है जो उत्तर पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति जो शब्द है वो अव्यय है, प्रति का कोई लिंग वचन काल कारक नहीं बदला जा सकता। और दिन, दिन जो है वो उत्तर पद है, तो हमें पहले पद पर ध्यान देना है। तो यहां पर अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रतिदिन, तो यानी प्रतिदिन यानी हर दिन, तो प्रति जो है वो अव्ययी शब्द है, उसके साथ दिन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। फिर है यथाशक्ति। यथा भी एक अव्ययी शब्द है, जिसका कोई भी लिंग वचन काल कारक बदला नहीं जा सकता। तो यथाशक्ति यानी यथा प्लस शक्ति, अगर इसको हम एक साथ करके समस्त पद के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। फिर एक और शब्द आ रहा है रातों रात। तो रातों रात भी, ये भी शब्द जो है, इस तरह के जो शब्द आएंगे जिसमें एक ही शब्द दो बार रिपीट होगा, उस तरह के शब्द भी आपके अव्ययी भाव समास में ही आएंगे। जैसे रातों रात, दिनों दिन। और एक शब्द जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन, प्रतिपल, आजन्म, आमरण। तो यहां पर आजन्म में पहला शब्द क्या है? आ, शब्दांश है आ, और जन्म में दूसरा शब्द ये जन्म है, तो ये क्या बन जाता है? आजन्म, आमरण। इस तरह के जो शब्द आएंगे जिसमें पहला पद बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता लिंग वचन काल कारक के अनुसार, तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास में रखेंगे। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको समास का पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो समास किसे कहते हैं, और समस्त पद किसे कहते हैं, उत्तर पद या पूर्व पद किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।